प्रवाहिनी नदी के किनारे बसा हुआ धाराकुंज गांव हर साल की तरह खिला हुआ था और उसी गांव के पहाड़ों के नीचे बसे हुए घर पर रहती थी मेघा नाम की एक दयालु बुढ़िया, जिसे खासकर गांव के बच्चे खूब पसंद किया करते थे। वो हर दिन गांव के बच्चों को नई नई कहानियां सुनाया करती थी। बच्चों, जाओ अभी घर जाओ, तुम्हारे माता पिता चिंता कर रहे होंगे। दादी माँ, एक और कहानी सुनाइए ना। पीहू, बहुत देर हो गई है, बाकी की कहानी कल सुन लेना। उसी वक्त पीहू की माँ प्रिया और पिता चंदन मेघा के घर आते हैं और प्रवाहिनी नदी के विषय में मेघा से बात करने लगते हैं। बेटी पीहू, जाओ घर जाओ, हमें दादी जी से कुछ बात करनी है। ठीक है माँ। माँ जी, साल का वो महीना आ चुका है जब प्रवाहिनी नदी का पानी अपने स्तर से ऊंचा उठता है और इस गांव में बाढ़ आ जाती है। और ये बाढ़ तो हमारे पूरे गांव वालों की खेती खराब कर देगी और प्रधान जी इसमें हमारी कोई मदद भी नहीं कर रहे। जानती हो बेटी, सरकार बाढ़ की भरपाई के लिए जो पैसे भेजते हैं वो ये प्रधान अपनी जेब में भर लेता है, मगर तुम फिक्र मत करो, ये सब मैं संभाल लूंगी। जी माता जी, हर साल की तरह इस साल फिर से गांव में बाढ़ आ जाती है और लोगों के खेत खलिहान को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है और गांव वाले ये सब देखकर रोने लगते हैं। अब हम और हमारे बच्चे क्या खाएंगे? अब हमें भूखा सोना पड़ेगा। जब वो लोग ये बातें कर रहे होते हैं तभी मेघा उनके बीच आ जाती है और उन्हें देखकर सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। क्या हुआ? तुम सब रो क्यों रहे हो? हर साल की तरह इस साल भी प्रवाहिनी नदी ने हमारे गांव को बाढ़ का तोहफा दिया है। ये प्रकृति की रीति है और हम चाहे जितना भी रोएं, हम प्रकृति के खिलाफ नहीं जा सकते। आप सही कह रही हैं माँ जी, अब आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी, मगर ये तो बताओ कि ये प्रधान जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रधान जी तो पहले ही यहाँ से जा चुके हैं, ये कहकर कि सरकार से मदद की दरखास्त करने जा रहा हूँ। समय पर छोड़कर चले गए ये प्रधान जी। मेघा अपने साथ एक सुंदर सा मटका लेकर आई थी जिसमें हाथ डालकर जो निकालो वो निकल जाता था। मैं आप सबको वचन देती हूँ कि इस गांव में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। इस पूरे गांव को खाना खिलाने का जिम्मा मेरा है, जब तक गांव के खेत और खलियान फिर से ठीक ना हो जाएं। जरूरत के खेती के बीज भी मैं तुम लोगों को दूंगी, मगर एक वचन देने पर। कैसा वचन? कि तुम सब एक दूसरे की मदद और एक दूसरे का दुख में साथ दोगे। गांव वाले ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और मेघा को वचन देते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे और आगे से सारे गांव में एक बार और मेघा का नाम ऊंचा हो जाता है। पूरे गांव के लिए खाने के लिए चावल और दाल मेघा के घर से जाने लगता है। मेघा का जादुई मटका एक बार फिर गांव को बचा लेता है और धीरे धीरे गांव के खेत ठीक हो जाते हैं और बच्चे फिर से मेघा के घर कहानी सुनने आते हैं। दादी जी, हमें इस मटके की कहानी सुनाइए ना। बेटा, किसी और दिन सुनाऊंगी, बड़ी लंबी कहानी है। तभी वहाँ पीहू के माता पिता आ जाते हैं। हाँ माँ जी, हमें भी जानना है कि इस मटके का राज आखिर क्या है। हाँ माँ जी, आखिर हम भी तो जाने इस जादुई मटके की कहानी। अगर ऐसा है तो सब सुनो ये कहानी। ये कहानी तब की है जब मैं अपने पति राजन के साथ रहा करती थी। वो बड़े नेक और दिलेर इंसान थे जो हमेशा लोगों की मदद करने में आगे रहते थे। वो गांव में मटके बेचने का काम किया करते थे। एक दिन गांव में ऐसी ही बाढ़ आई थी। गांव में हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ आई है। हमें जाकर गांव वालों की मदद करनी चाहिए। जाओ, हमारे घर में जितना भी खाने पीने का सामान है सब लेकर आओ। आप सही कह रहे हैं, मैं अभी जाकर खाना लेकर आती हूँ। मैं और मेरे पति हम दोनों ने मिलकर गांव के बच्चों को खाना खिलाया। हम खुद भूखे रहे
मगर हमने गांव के बच्चों को भूखा नहीं रहने दिया। जब गांव में सब कुछ ठीक होने लगा था, तभी उन्हें नदी के किनारे कई सारी सीपियां दिखी, जिनके मुंह के अंदर मोती रखे हुए थे। यहाँ तो बहुत सारी सीपियां और मोती पड़े हुए हैं। एक काम करता हूँ, इन्हें ले जाकर इनसे मैं कुछ अपनी पत्नी के लिए तैयार करता हूँ। राजन जी मोती को समेटकर अपने दुकान पर ले गए और एक सुंदर मटका तैयार करके उन सारी मोतियों को मटके में लगा दिया और मुझे ला कर दिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, मेरी प्यारी पत्नी। अच्छा, क्या लाए हैं आप? दिखाइए। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये मटका। ये तो काफी अच्छा मटका है। इसमें तो कई सारी मोतियां लगी हैं। इसे बेचकर हम खूब पैसे कमा सकते हैं। मैं एक महान इंसान को जानता हूँ जिसने एक बार कहा था कि पैसे के अपने उपयोग हैं, लेकिन वो कभी भी आपके लक्ष्यों का एकमात्र केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। सच्चा धन अनुभवों, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास की समृद्धि में निहित है। और तुम मेघा मेरे लिए पैसों से बढ़कर हो। मैं उस मटके को देखकर बहुत खुश हुई। फिर थोड़े दिन बाद एक बार फिर प्रवाहिनी नदी की बाढ़ इस गांव में आई और सभी गांव वालों को घर से बाहर न निकलने की सूचना दी जा चुकी थी। मगर राजन जी को ये बात पता चली कि नदी के पास एक बच्चा अभी भी खेल रहा है। मेघा, मुझे जाना होगा। नदी के पास अभी भी एक बच्चा फंसा हुआ है। जी, लेकिन कहीं आपको कुछ हो गया तो? मेरी चिंता मत करो, तुम बस अपना और इन गांव वालों का ध्यान रखा करो। मैं जल्दी वापस आऊंगा। मेरे पति नदी के पास जाकर उस बच्चे को बचा लेते हैं, मगर घर वापस लौट कर नहीं आते। और ये मटका तभी से मेरे साथ है और मेरी मदद हर समय करता रहता है। मुझे या फिर इस गांव को कभी भी मदद चाहिए हो, तब ये मटका हमें जरूरत की वस्तुएं दे देता है। तो ये थी इस मटके की कहानी। अगर आज आप और ये सहायता देने वाला मटका हमारे साथ नहीं होता, तो पता नहीं आज हमारा और इन गांव वालों का क्या होता। मेघा की कहानी सुनकर पीहू और उसके माता पिता घर लौट जाते हैं और दूसरी ओर प्रधान सरकारी दफ्तर से गांव वापस लौट आता है और अपने आप से कहने लगता है, पहले की तरह ही इस साल भी सरकार की दी गई मदद के पैसों को मैं अपनी जेब में डाल लूंगा और एक नया घर शहर में बनवाऊंगा। कल ही एक बैठक बुलाता हूँ और गांव वालों से कह दूंगा कि सरकार ने मदद करने से मना कर दिया। अगले दिन प्रधान गांव में बैठक बुलाता है और कहने लगता है, गांव वालों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं सरकार से मदद मांगने गया था, लेकिन सरकार ने मदद करने से मना कर दिया है। तो हर साल की तरह इस साल भी हम गांव वालों को इस समस्या से जूझना होगा। प्रधान जी, हमें सब पता है कि आप सरकार के पैसों को अपनी जेब में डाल लेते हैं। हाँ, हम सब जानते हैं। आप हमारी मदद की जगह अपने घर को भरने में लगे हुए हैं। हमारी सारी मदद हर साल की तरह इस साल भी मेघा माजी और उनके जादुई मटके ने की है। हमारे गांव में खाना पानी सब उनके घर से आता है और यही नहीं, खेत खलिहानों में बीज बोने के लिए बीज भी मेघा माजी ही देती हैं। हमारी असली प्रधान तो वही हैं। ये सुनकर प्रधान गुस्सा हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। इस मेघा बुढ़िया ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। ये सब उसके जादुई मटके का कमाल है। उसके मटके को ना मुझे फोड़ना होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना, तो गांव वाले मुझे हटाकर उस बुढ़िया को ही प्रधान बना देंगे और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। प्रधान उस मटके को तोड़ने की ठान लेता है और अपने कामगारों को उस मटके को चोरी करने के लिए मेघा के घर भेजता है। कि मेघा के घर में घुस जाते हैं और वहां पर उस अनोखे मटके को देखते हैं। ये देखो, इसी मटके को चुराने के लिए हमें प्रधान ने भेजा है। इसे उठाओ और चलो। मगर जैसे ही कामगार मटके को उठाने की कोशिश करते हैं, तब मटका जरा भी अपनी जगह से नहीं हिलता। ये तो जरा भी नहीं उठ पा रहा है। मैं तो इसे हिला भी नहीं पा रहा। तुमसे एक मटका नहीं उठ रहा है। रुको, मैं उठाता हूँ।
हाँ, कर लो कोशिश। कामगार मटके को उठाने की कोशिश करते हैं, मगर उनसे वो मटका हिलता तक नहीं है और दोनों प्रधान के पास जाते हैं और ये बात बताते हैं। तुम दोनों को एक काम दिया था, वो भी तुमसे नहीं हुआ। लगता है अब मुझे ही जाकर मटके को ठिकाने लगाना होगा। प्रधान एक लकड़ी का डंडा लेकर मेघा के घर पहुंचता है और वहां उसे वो मटका दिखता है। जैसे ही मटके पर प्रधान लकड़ी के डंडे से वार करने वाला होता है, उसी वक्त मटके से आवाज आती है। रुको प्रधान, और ध्यान से देखो जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। क्या इन बच्चों की चिलचिलाहट तुम्हारे घर और धन से बढ़कर है? और क्या तुम्हारी खुशी गांव वालों की खुशी से बढ़कर है? जवाब दो प्रधान। जी बिल्कुल नहीं है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने स्वार्थ में अंधा हो गया था। मैं सरकार की दी हुई मदद के पैसे गांव वालों को वापस लौटा दूंगा। प्रधान वहां से चला जाता है और आगे चलकर गांव वालों की मदद करने लगता है। उसे ये बात समझ में आ जाती है कि हर मुश्किल का सामना करने से ही असली जीत मिलती है, और जब साथ हो मदद और अच्छाई तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं लगता। एक गांव में मोहन नाम का बहुत गरीब व्यक्ति रहा करता था। मोहन के साथ उसके घर में उसकी पत्नी आशा और उसकी 5 वर्षीय बेटी निधि रहा करती थी। मोहन एक मजदूर था जो दिन भर कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन की बात है, आशा घर के कामों में व्यस्त थी। तभी मोहन का दोस्त रमेश घबराया हुआ वहां आशा के पास आया। क्या बात है रमेश, तुम इतने घबराए हुए से क्यों हो? सब कुछ ठीक तो है? आपके लिए खबर अच्छी नहीं है आशा जी। क्या कह रहे हो तुम? मुझे जल्दी बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं और मोहन गांव के जमींदार के घर पर मजदूरी कर रहे थे। अचानक मोहन का छत पर से पैर फिसल गया और वो ईंटों का भार उठाए हुए छत से गिर गया। रमेश की बात सुनकर आशा रोते हुए बोली, कहीं मोहन को कुछ हुआ तो नहीं? वो ठीक तो है? जमींदार ने मोहन को तुरंत डॉक्टर के पास भर्ती करवा दिया है, मगर डॉक्टर ने कहा है कि मोहन के पैरों में बहुत बुरी तरह से चोट आई है। आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरे परिवार का खर्चा कौन चलाएगा? अब सब कुछ कैसे होगा? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं हॉस्पिटल का बिल चुकता कर दूं। मैं क्या करूं? चिंता मत कीजिए, हॉस्पिटल का सारा बिल जमींदार चुका देगा। आप बस इसी समय मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। आशा रमेश के साथ हॉस्पिटल चली गई। कुछ दिनों के बाद मोहन बैसाखी पर चलता हुआ अपने घर पर आ गया और अपनी पत्नी और बच्ची को देखकर रोने लगा। तुम कितनी अभागी हो आशा। जब से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ है, मैं तुम्हें कभी कोई सुख नहीं दे पाया और अब तो भविष्य की उम्मीद भी समाप्त हो गई है। ऐसा मत कहिए, आप जीवित हैं, मेरे लिए यही काफी है। भला इसे भी कोई जीना कहते हैं आशा? मैं अब कदम कदम पर दुनिया का मोहताज रहूंगा। अरे मैं तो चलकर एक गिलास पानी तक नहीं पी सकता। घर का खर्चा कैसे चलेगा? हमारा सपना था कि अपनी निधि को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ी अफसर बनाएंगे। अब ये सब कुछ कैसे होगा? हिम्मत से काम लीजिए, मैं हूँ ना। हम अपना सपना जरूर पूरा करेंगे। हम अपनी बेटी निधि को अच्छी शिक्षा दिलवाएंगे। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा आशा? तुम तो जानती हो ना कि अब मैं कोई काम धंधा नहीं कर सकता। आप काम धंधा नहीं कर सकते, लेकिन मेरे हाथ पैर तो सही सलामत है ना। बचपन में मैं अपनी माँ को सिलाई करते हुए देखती थी और मुझे शुरू से ही सिलाई और कढ़ाई का बहुत शौक था। मेरी माँ ने मुझे सिलाई करना सिखाया था। आज से मैं गांव के लोगों के कपड़े सिल दिया करूंगी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा जी। और ऐसा ही हुआ। उस दिन के बाद से आशा गांव के लोगों के कपड़े सिया करती थी और अपने परिवार का गुजारा किया करती थी। समय ऐसे ही बीतता गया। आशा ने निधि का सरकारी विद्यालय में एडमिशन करा दिया था। वो सुबह से लेकर शाम तक कपड़े सीती और फिर घर का खाना बनाती और रात के समय वो अपनी बेटी को 2 घंटे पढ़ाती। ऐसे ही 10 साल बीत गए। निधि अब 15 वर्ष की हो चुकी थी। निधि ने हाई स्कूल में टॉप किया था। देखिए माँ, मैंने हाई स्कूल में टॉप किया है और ये सब आपकी मेहनत का फल है। नहीं बेटी, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया, बल्कि सच तो ये है कि ये तुम्हारी दिन रात की कड़ी मेहनत का फल है जो तुमने हाई स्कूल टॉप किया।
मेरी स्कूल की प्रिंसिपल कल आपको बुला रही है। वो आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। तुम्हें जाकर प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए। अगले दिन आशा निधि के साथ स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में चली गई। प्रिंसिपल सरोज वर्मा आशा को देखकर खुश होती हुई बोली, अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी बेटी ने तो टॉप किया है और इसी खुशी में उसे स्कॉलरशिप मिली है। आपकी बेटी फर्स्ट ईयर यहाँ से कुछ दूर स्कूल में पढ़ेगी। क्या आप जानती हैं, कॉलेज में पढ़ने का सपना हर एक स्टूडेंट का होता है, लेकिन किसी भी स्टूडेंट का वहाँ पर आसानी से एडमिशन नहीं होता। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आपका सपना था कि आपकी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़े। मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन आपकी बेटी कुछ बड़ा करके दिखाएगी। ये सब तो आपकी मेहनत का फल है आशा जी। सारा गांव जानता है कि आप दिन रात मेहनत से कपड़े सीती रहती हैं और देखिएगा आपकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। निधि खुश होती हुई अपनी माँ के साथ घर पर आ गई। कुछ महीनों के बाद अपनी क्लास में बैठी हुई थी कि तभी किरण नाम की एक लड़की निधि के पास आकर बोली, हाय, मेरा नाम किरण है। क्या तुम इस स्कूल में नई हो? हाँ, मैं स्कूल में नई हूँ और आज मेरा फर्स्ट डे है। नाइस, वेरी नाइस। तुम कहाँ से आई हो और इससे पहले तुम कहाँ पढ़ती थी? मैं इससे पहले सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ती थी। व्हाट? तुम सरकारी स्कूल में पढ़ती थी जहाँ आसपास बहुत ज्यादा गंदगी फैली होती है? वैसे तुम्हारे पिता क्या करते हैं? वो अपाहिज हैं। मेरी माँ काम करती है। मेरी माँ बहुत अच्छे कपड़े सिलती है। निधि की बात सुनकर किरण सहित सारा क्लास निधि के ऊपर हंसने लगा। समझ गई, तुम जरूर स्कॉलरशिप के जरिए इस स्कूल तक पहुँची हो, वरना तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम्हारे माता पिता की औकात सरकारी स्कूल तक पढ़ाने की भी नहीं होगी। एनीवे, यहाँ से उठो और जाकर पीछे वाली सीट पर बैठ जाओ। ये सीट मेरी है और यहाँ सिर्फ मैं ही बैठती हूँ। निधि बेचारी चुपचाप उठकर सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गई कि तभी वहाँ पर क्लास टीचर क्लास में आ गई और निधि की ओर देखकर बोली, तुम्हारा न्यू एडमिशन है क्या? निधि के बोलने से पहले ही किरण उस क्लास टीचर से बोली, जी टीचर, इसका न्यू एडमिशन है और इससे पहले ये सरकारी विद्यालय में पढ़ती थी। स्कॉलरशिप के जरिए इस स्कूल में एडमिशन हुआ है इसका। कुछ देर के बाद वहाँ पर उस स्कूल की प्रिंसिपल आ गई और क्लास के बच्चों की ओर देखते हुए बोली, हमारे स्कूल में आज निधि नाम की एक लड़की का न्यू एडमिशन हुआ है। निधि ने इस साल हाई स्कूल में टॉप किया है। आप सब बच्चों को निधि से कुछ सीखना चाहिए। आपको सीखना चाहिए कि आपको जीवन में ऐसा बनना चाहिए कि आप अपने माता पिता पर बोझ ना बने। निधि को ढेर सारा प्यार दीजिए और उसे तंग मत कीजिएगा, जो कि आप हर नए आने वाले बच्चों को किया करते हैं। इतना कहकर प्रिंसिपल वहाँ से चली गई। प्रिंसिपल की बात सुनकर क्लास टीचर और किरण बुरा सा मुंह बनाने लगी। समझ में नहीं आता कि आखिर इस स्कूल के प्रिंसिपल को हो क्या गया है। हमारा स्कूल आसपास के इलाकों में टॉप कॉन्वेंट स्कूल है, मगर फिर भी यहाँ के प्रिंसिपल भिखारियों के बच्चों को एडमिशन दे देती हैं और उन्हें झेलना हमें पड़ता है। उस दिन निधि रोती हुई अपने घर पर अपनी माँ से बोली, मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना। आपको पता नहीं कि आज मेरा स्कूल में कितना अपमान हुआ है। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? क्या स्कूल में तुमसे किसी ने कुछ कह दिया? क्या वहाँ की प्रिंसिपल ने कुछ कहा? नहीं माँ, वहाँ की प्रिंसिपल तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे किरण नाम की एक लड़की ने बहुत अपमानित किया। और तो और मेरी क्लास टीचर ने भी उसी की साइड ली। क्या गरीबों को अच्छे स्कूल में पढ़ने का कोई अधिकार नहीं होता माँ? तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो बेटा। जो लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, भविष्य में वो स्वयं का मजाक बनकर रह जाते हैं, और जो मजाक बनते हुए भी सामने वाले के मजाक को इग्नोर करते हैं ना, वो अपने मकसद पर डटे रहते हैं और वही बच्चे इतिहास बनाते हैं। समय ऐसे ही बीतता गया। कुछ दिनों के बाद उस स्कूल में एनुअल फंक्शन डे आया और स्कूल की ओर से अनाउंसमेंट की गई कि एनुअल डे में सभी लड़कियां लहंगा पहनकर आएंगी। मगर आशा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नया लहंगा खरीदकर अपनी बेटी को दे सके। माँ, एनुअल डे में मेरा जाना बहुत जरूरी है, लेकिन वहाँ पर बिना लहंगे की एंट्री नहीं है। मैं क्या करूँगी? अगर मैं दूसरी ड्रेस पहनकर जाऊंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे।
निधि की बात सुनकर पहली बार आशा अंदर से टूट गई और वो चुपचाप अपने घर से निकल गई। आशा बहुत टेंशन में थी। चलते चलते वो काफी दूर जंगल तक निकल आई थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। तभी आशा की नजर तालाब के पास पड़ी, जहां एक मगरमच्छ एक जख्मी हिरन के पीछे जा रहा था। अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस मगरमच्छ के पास चली गई और एक बड़ी लकड़ी के टुकड़े से उस मगरमच्छ को भगाने लगी। कुछ ही देर में मगरमच्छ दोबारा पानी में चला गया। अचानक वो हिरन आशा की ओर देखकर बोला, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम वाकई बहुत अच्छी इंसान हो और अच्छे इंसान इस संसार में बहुत कम होते हैं। हिरन को बात करता देख आशा बुरी तरह से डर गई। तुम तो हिरन हो, तुम इंसानी भाषा में बात कैसे कर सकते हो? मैं एक जादुई हिरन हूँ। तुमने मेरी मदद की और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैंने अपने जादू की शक्ति से तुम्हारे भूतकाल में सब देख लिया है। मैं जानता हूँ कि तुम परेशान क्यों हो। जब तुम जानते ही हो तो बताओ कि मैं क्या करूं? सच तो ये है कि आज मैं अंदर से बुरी तरह से टूट चुकी हूँ। तुम एक बहुत हिम्मत वाली महिला हो। हिम्मत मत हारो। वो सामने उस पेड़ को देख रही हो ना, उसके नीचे एक जादुई कागज पड़ा हुआ है। तुम उस जादुई कागज का अपनी बेटी के लिए अपने हाथ से लहंगा सिलो। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इतना कहकर वो हिरन वहाँ से गायब हो गया। आशा ने देखा कि एक पेड़ के नीचे बहुत ही सुंदर रंग का कागज पड़ा हुआ था, जो कि किसी भी एंगल से कागज लग ही नहीं रहा था। आशा तुरंत उस जादुई कागज को लेकर घर पर आ गई और रात भर में ही उसने अपनी बेटी के लिए बहुत ही सुंदर लहंगा तैयार कर दिया। माँ, आपने तो बहुत सुंदर लहंगा बनाया है। आपको ये कपड़ा कहाँ से मिला जो बिल्कुल कागज की तरह मालूम होता है? निधि, ये कागज ही है। अब इससे आगे तुम कुछ मत पूछना। जाओ, अपने एनुअल फंक्शन डे की तैयारी करो। मुझे उम्मीद है कि इस साल का बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड तुम्हें ही मिलेगा। आशा उस लहंगे को पहनकर अपने स्कूल चली गई। उसके लहंगे को देखकर किरण और उसकी क्लास टीचर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में देखने लगी। इस भिखारन का लहंगा तो कागज का मालूम होता है। अगर आप कहे तो मैं इस कागज के लहंगे को पानी में भिगो देती हूँ। जो भी करना है बहुत ध्यान से करना किरण, क्योंकि निधि इस स्कूल की प्रिंसिपल के बहुत मुंह लगी हुई है। अगर उन्हें पता लग गया तो इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। उसकी चिंता आप मत कीजिए मैम। कुछ देर के बाद प्रिंसिपल ने निधि का नाम मंच पर अनाउंस किया, लेकिन निधि को पता नहीं था कि किरण मंच के अंदर एक पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। निधि जैसे ही मंच पर आई, किरण ने पर्दे के पीछे से उसके लहंगे के ऊपर पानी फेंक दिया। लहंगे पर पानी गिरते ही अचानक लहंगा देखते ही देखते हीरो के लहंगे में परिवर्तित हो गया। सामने बैठे हुए लोग फटी फटी आंखों से उस हीरे के सुंदर लहंगे को देखने लगे। तुम्हारा लहंगा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। यकीन मानो, मैंने इतना सुंदर लहंगा अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इस साल का बेस्ट स्टूडेंट ईयर का अवार्ड तुम्हें जाता है। निधि, ये लो अपना अवार्ड। निधि भी अपने लहंगे को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित थी, लेकिन उसने अपनी भावना को सबके सामने जाहिर नहीं किया। तभी एक बेहद सुंदर युवती निधि के सामने आकर खड़ी हो गई। हेलो, मेरा नाम सौम्या है। मैं मुंबई में एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर हूँ। बेस्ट स्टूडेंट ईयर के अवार्ड के लिए तुम्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। ये लहंगा बहुत ही सुंदर है। तुमने ये लहंगा कहाँ से खरीदा? ये लहंगा मेरी माँ ने सिलकर मुझे दिया है। तो फिर तो इसे सिलने में काफी समय लग गया होगा ना? नहीं, उन्होंने एक ही रात में ये लहंगा सिलकर मुझे दे दिया। What? Impossible! ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और उन्हें यहाँ नहीं बल्कि कहीं और होना चाहिए। क्या तुम प्लीज मुझे अपनी माँ से मिलवाओगी? ये भी कोई कहने की बात है। निधि सौम्या के साथ कार में बैठकर अपनी माँ के घर आ गई। हेलो, मेरा नाम सौम्या है। ये लहंगा आपने ही तैयार किया था? आशा उस लहंगे को देखकर आश्चर्यचकित रह गई, मगर वो सौम्या के सामने कुछ बोल नहीं पाई। हाँ, ये लहंगा मैंने ही तैयार किया था। आपके लहंगे का कपड़ा कमाल का है। अगर मैं आपसे और भी इस तरह के कई लहंगे तैयार करने के लिए कहूँ तो क्या आप तैयार कर पाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल तैयार कर पाऊंगी। सौम्या 50 लाख रुपए का चेक आशा को देती हुई बोली, ये लीजिए 50 लाख का चेक, और आज के बाद इस तरह के लहंगे आप मुझे ही तैयार करके देंगी। अगली मुलाकात जल्द ही होगी।
इतना कहकर सौम्या वहाँ से चली गई। ये सब कैसे हुआ बेटी? मैंने तो कागज का लहंगा सिला था। पता नहीं माँ, अचानक मेरे ऊपर किसी ने पानी फेंका और ये कागज का लहंगा हीरे के लहंगे में परिवर्तित हो गया। अब मैं क्या करूं? सौम्या जी से मैं संकोच में कुछ बोल भी नहीं पाई। ये तो 50 लाख रुपए का चेक लगता है, मुझे उन्हें ये वापस करना पड़ेगा। तभी अचानक आशा का दरवाजा किसी ने खटखटाया। आशा निधि को लेकर बाहर निकल आए तो एक सुंदर युवक आशा के सामने खड़ा था। उस सुंदर युवक को देखकर आशा उससे बोली, आप कौन हैं? आपने मुझे पहचाना नहीं? पिछली बार आपने मुझे हिरण के रूप में देखा था, अब तो आप समझ ही गई होंगी कि मैं कौन हूँ। दरअसल मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आप इस लहंगे का थोड़ा सा कपड़ा काट कर इसके ऊपर पानी डाल दीजिए। देखते ही देखते ये कपड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर उसके बाद आप कपड़े का लहंगा सी लीजिए। सिलने के बाद आप उस पर दोबारा पानी डाल दीजिए। वो कागज का लहंगा हीरे के लहंगे में परिवर्तित हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था ना कि आपका जीवन अब बदल जाएगा। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। आशा ने उसके बताए अनुसार ठीक वैसा ही किया। देखते ही देखते आशा ने सौम्या का सारा ऑर्डर पूरा कर लिया और आशा का नाम टॉप फैशन डिजाइनर में आने लगा। आज आशा की फैक्ट्री में सैकड़ों वुमेन्स काम करती हैं और आशा आज भी उस जादुई कपड़े को इस्तेमाल करती है।